गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एक कहानी यह भी, और इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लेखिका परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ओके। पाठ 14 एक कहानी यह भी, और लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो जैसे कि अभी तक हम सबसे पहले जब भी पाठ शुरू करते हैं थोड़ा सा लेखिका के बारे में या लेखक के बारे में जानते हैं। तो अब हम पहले जो है वो थोड़ा मन्नू भंडारी जी की शिक्षा और उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेखिका का जन्म जो है 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भानुपुरा स्थान पर हुआ, और इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा जो है वो अजमेर से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ समय के लिए कलकत्ता में अध्यापन कार्य भी किया। उसके बाद ये दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य पर रही और वहां से अवकाश प्राप्ति के बाद भी लेखन से जुड़ी रही। इन्हें काफी सम्मान जो हैं वो भी मिले हुए हैं, जिनमें शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत इन्हें किया जा चुका है। इनके जो कहानियां हैं और उपन्यास हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, और उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है वो हम पाठ के बारे में जानते हैं। एक कहानी यह भी, ये एक आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य यानी आत्मकथन, अपने द्वारा कहा गया कथन, यानी कि मन्नू भंडारी ने इसमें अपने जीवन के बारे में बताया है। इसमें उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन है जिन्होंने उन्हें लेखिका बनाने में काफी सहायता की है। इस पाठ में छोटे शहर की युवा होती लड़की की कहानी है, यानी कि मन्नू भंडारी की, जिसका आजादी की लड़ाई में उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। मतलब इसमें हम मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इनके व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में कैसे प्रभाव पड़ा, ये भी हमें इसमें पता चलेगा। उनके कॉलेज के बारे में, ठीक है। दूसरा, आजादी आंदोलन में उन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें इसमें पता चलेगा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है, मतलब अपने जीवन की कुछ घटनाओं का लेखिका ने इसमें वर्णन किया है, जिनका अध्ययन अब हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है इंदौर से अजमेर आकर रहना। मतलब लेखिका का परिवार जो है वो पहले इंदौर में रहता था और वहां से वो अजमेर आ गए। इसका कारण क्या है? जब लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे उस समय उनकी जो व्यापार था उनका वो काफी अच्छा था, और वहां पर रहते हुए वो अपने खर्चे से कई बच्चों को पढ़ाते भी थे। उस समय उनकी संवेदनशीलता और उनके दरिया दिली के चर्चे भी काफी प्रसिद्ध थे। लेकिन इंदौर में उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ और किसी अपने के द्वारा उन्हें धोखा दिया गया, और यही कारण है कि वो इंदौर से अजमेर आकर रहने लगे। इसमें लेखिका कहती हैं कि जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो उसके बाद इंसान जो है वो अंदर से, मतलब आत्मा से ही पूरी तरह से टूट जाता है। और उसके जो उन्होंने अपने पिता के बारे में सुना था कि वो बहुत संवेदनशील थे, दरिया दिल थे, नेक इंसान थे, ठीक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके भगना अवशेष, मतलब इसके खंडहर ही हैं जो लेखिका को अपने पिता में देखने को मिले। तो अब जब हम उनके पिता के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी। पिताजी का व्यक्तित्व, मतलब एक तरफ वो बहुत संवेदनशील थे,
नेक इंसान थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, दरियादिल भी थे। दूसरी ही तरफ वो बेहद गुस्से वाले और अहम, घमंडी जैसे हम बोलते हैं वैसे भी थे। जब वो इंदौर में रहते थे तब उनके पिताजी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। वहां पर वो बहुत संवेदनशील और दरियादिल थे, सबका बहुत ध्यान भी रखते थे। लेकिन जब आर्थिक झटके ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया तो इससे उनके जीवन के जो ये सकारात्मक पहलू थे ये भी धीरे धीरे खत्म हो गई। लेखिका कहती हैं कि हमने तो सिर्फ उनके अवशेष जो हैं वो उनके अंदर देखे हैं, तो हमने उन्हें हमेशा क्रोधी और गुस्से में, मतलब हमेशा क्रोध में ही देखा है। लेखिका कहती हैं कि मतलब पिताजी कभी भी उनसे कोई बात साझा नहीं करते थे कि कम से कम अगर कोई आर्थिक मजबूरी है या ऐसी कोई घर में विवशता है तो कम से कम अपने बच्चों के साथ तो वो इस चीज को बांटे, लेकिन वो किसी से किसी तरह का कोई इस तरह से वार्तालाप नहीं करते थे। इस पाठ में जो मुख्य चीज है वो लेखिका यही बताएगी कि लेखिका का जो व्यक्तित्व है उसको बनाने में उनके पिताजी का कितना योगदान है, उनके पिताजी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो लेखिका के अंदर भी आ गई हैं। लेखिका अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरा रंग जो है वो सांवला है और शुरू से ही गोरा रंग जो है वो पिताजी की कमजोरी रही है। मतलब कि उनकी बड़ी बहन सुशीला से हमेशा लेखिका की तुलना करते थे और इसी वजह से लेखिका के मन में हीन भावना आ गई। मतलब कि हमेशा तुलना करने से लेखिका को अपना व्यक्तित्व जो है वो सही नहीं लगता था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि पिताजी जो है वो बड़ी बहन सुशीला से ज्यादा प्यार करते हैं और उसी की तरफदारी भी करते हैं। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि पिताजी के कौन से गुण या अवगुण जो हैं वो मुझ में किस तरह से कैसे आ गए हैं। इतनी बड़ी लेखिका बनने के बाद भी आज भी जब कोई उनकी तारीफ करता है या उनके किसी कहानी की या उपन्यास के बारे में बोलता है तब भी वो कहती हैं कि मुझे अपने आप पर यकीन नहीं होता और उस समय भी मुझे ये लगता है कि ये ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्हें अपने काबिलियत पर यकीन नहीं होता था। किसकी वजह से? उसी हीन भावना की वजह से जो उनके मन में आ गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे लेखिका पर पिता का प्रभाव कैसे, क्या सोचती है मन्नू भंडारी। मतलब कि उनके पिता का जो प्रभाव है वो किस किस रूप में यहाँ पर लेखिका पर पड़ा है। लेखिका कहती हैं कि यहाँ मैं अपने पिता का गौरवगान नहीं करना चाहती, बल्कि यह बताना चाहती हूँ कि पिताजी के कौन से गुण दोष जो हैं वो उनके व्यक्तित्व में भी आ गए हैं और उनके किस व्यवहार के कारण लेखिका में ये हीन भावना जो है वो पनपी है। लेखिका कहती है कि वो बचपन में बहुत ज्यादा कमजोर थी और उनका रंग भी सांवला था, इसीलिए पिताजी गोरी बहन सुशीला से अधिक प्यार करते थे और हमेशा लेखिका की उपेक्षा ही होती थी। और बाद में भी लेखिका को इतना नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा तो मिली, लेकिन फिर भी उसमें वो हीनता की भावना बनी रही और पिताजी का जो शक्की स्वभाव था वो भी लेखिका के स्वभाव में दिखने लगा। भले ही लेखिका के विचार उनके पिताजी से अलग थे, फिर भी लेखिका का स्वभाव में उनके पिताजी की छाया जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगी। इसके विपरीत लेखिका कहती हैं कि किस तरह से उनके पिताजी, मतलब कि जो पिताजी इतने संवेदनशील थे, इतने नेक थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कि किस तरह जब अपना कोई धोखा देता है तो मनुष्य का पूरा व्यवहार जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ये बात जो है वो लेखिका हमें स्पष्ट करना चाहती हैं और साथ में कहती हैं कि किस तरह से उनके पिताजी के वही अवगुण और गुण उनमें भी धीरे धीरे आते चले गए, ये लेखिका को पता नहीं चला। इतनी बड़ी लेखिका बनने के बाद भी आज भी उनमें हीन भावना जो है वो घर करके बैठी है। इसके बाद अगला जो आता है वो है माता का व्यक्तित्व। लेखिका कहती है कि उनकी माँ जो है धैर्यशील व सहनशील नारी थी। वे न केवल पिताजी द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करती थी, बल्कि बच्चों की जिद को सहज भाव से अपना लेती थी। मतलब अगर बच्चों ने कोई जिद की है तो उसे बिना कुछ सोचे समझे वो पूरा करती थी।
इसके बाद वो कहती हैं कि पिता परिवार के सदस्यों से उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया, बल्कि पूरी जिंदगी वो उन्हें देती ही रही। इसीलिए सारे बच्चों की जो सहानुभूति थी वो उनकी माँ के साथ ही थी। लेकिन लेखिका ये भी कहती है कि उनकी माँ का ये त्याग, ये धैर्य जो है वो कभी भी उनका आदर्श नहीं बन पाया। माँ से लगाव बहुत था, माँ की परवाह भी वो लोग बहुत करते थे, लेकिन कभी भी उनका ये त्याग जो है वो उनके लिए आदर्श नहीं बन पाया। इसके बाद लेखिका कहती है कि उनके लिए व उनके भाई बहनों के लिए घर की सीमा क्या थी। मतलब उस समय जो लोगों की सोच थी या उनके पिताजी की भी सोच थी, ये नहीं थी कि सिर्फ अपने घर में रहना है। घर से अर्थ अपने पूरे मोहल्ले से था। बच्चे जो है वो एक दूसरे के घर आ जाकर खेलते रहते थे। लेखिका कहती है कि मैंने भी अपने बचपन के बहुत सारे खेल हैं जो वो खेले हैं, और अपने भाई बहनों के साथ मैंने हर प्रकार के खेल जो है वो खेले हैं। चाहे उसमें लंगड़ी टांग है, तौलिया है, ठीक है, पतंग उड़ाना है, ये सारे खेल जो है वो उन्होंने खेले हैं। वो कहती हैं कि किस तरह से भाइयों की जो सीमा थी वो घर के बाहर यानी मोहल्ले से भी बाहर थी, वो वहां तक भी जा सकते थे, लेकिन उनकी सीमा जो है वो अपने मोहल्ले तक ही थी। इस तरह लेखिका कहती है कि हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, और जो उनकी युवा अवस्था का श्री गणेश हुआ वो इसी मोहल्ले में हुआ। इसके बाद वो कहती हैं कि उनकी कहानियों व उपन्यासों में उनके वो बचपन के खेल अपने आप कैसे आ गए। कहने का मतलब क्या है कि लेखिका कहती है मेरे लिए भी एक सुखद आश्चर्य है कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस समय जो मोहल्ले थी वो पात्र जो है धीरे धीरे उनकी कहानी व उपन्यासों में भी जीवित होने लगे। उसे लगा कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह से जो बचपन के खेल हैं वो इस तरह मेरी उपन्यास और कहानियों में भी आ जाएंगे। इससे उन्हें एक सुखद आश्चर्य की अनुभूति होती है। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि पहली बार उनके पिताजी का ध्यान उन पर गया कब, जब उनकी बहन सुशीला की शादी हो जाती है और वो शादी करके कोलकाता चली जाती है। उसके बाद पिताजी ने पहली बार मन्नू पर ध्यान दिया और उन्हें घर में होने वाली राजनीतिक जो बहस थी या जो लोग जैसे घर पर आते थे राजनीति पर विचार विमर्श करते थे, उसमें वो लेखिका को भी बैठने के लिए कहते थे। लेखिका के पिता चाहते थे कि मन्नू जो है वो सिर्फ रसोई घर तक सीमित न रहे। वो रसोई घर को भटियार खाना समझते थे। भटियार खाना यानी भट्टी, जहां पर खाना बनाया जाता है। वो कहते हैं कि अगर लड़की सारा दिन रसोई में ही लगी रहेगी, खाना वाना बनाने में लगी रहेगी, तो वो देश में हो रही गतिविधियों के बारे में कैसे जानेगी। और इसीलिए वो अपनी पत्नी से भी कहते थे कि मन्नू को रसोई घर में ना लगाए रखे। इससे जो स्त्रियों की क्षमता है, प्रतिभा है, वो जलकर नष्ट हो जाती है। और इसीलिए वो घर पर जो भी राजनीतिक दलों की बैठक होती थी उसमें लेखिका को शामिल करते थे। और लेकिन साथ ही साथ एक चीज और थी कि वो ये तो चाहते थे कि मन्नू जो है देश में क्या हो रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है, लोगों की सोच कैसी है, इन सब के बारे में जाने, लेकिन घर की चार दीवारी तक, मतलब घर के बाहर जाकर वो इन सब चीजों की आजादी जो है वो अपनी लड़की को देना नहीं चाहते थे। ठीक है, इस तरह लेखिका ने अपना यहां तक वर्णन किया है। उसके बाद लेखिका कहती हैं कि जब वो कॉलेज में, मतलब जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर वो अपनी हिंदी अध्यापिका जिनका नाम है शीला अग्रवाल, इनके संपर्क में आती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वास्तव में आजादी आंदोलन क्या है। सिर्फ घर बैठकर बातें करना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह से शामिल होना है। दूसरी चीज, हिंदी साहित्य को पढ़ना
वह समझ कर पढ़ना। लेखिका को पढ़ने का शौक पहले भी था और अनेक पुस्तकें जो है वो पढ़ती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मतलब कि कोई भी पुस्तक आई उसको उठाया और उन्होंने पढ़ लिया नहीं, धीरे धीरे उन्होंने समझ कर पढ़ना शुरू किया कि कौन सी पुस्तक जो है वो पढ़नी चाहिए, कौन सी ज्यादा सही है, कौन सी पुस्तक जो है या कौन से लेखक की पुस्तक जो है उन्हें जीवन में मार्गदर्शन, उनके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। इस तरह से अपनी अध्यापिका से विचार विमर्श करते हुए उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो कहती हैं कि उन्होंने काफी जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी कहानियां, उनके उपन्यास और वो पढ़ने शुरू किए। लेखिका कहती हैं कि मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर उनकी अध्यापिका ने उन्हें किताबें दी, फिर उन किताबों को लेखिका ने पढ़ा और 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया, मतलब जो साहित्य उन्होंने पढ़ना शुरू किया, शरत और प्रेमचंद की जो पुस्तकें वो पढ़ती थी उनसे आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैलती चली गई। मतलब कि उन्होंने इन लेखकों की किताबों को भी पढ़ना शुरू किया। पहले वो छोटी छोटी, कहते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जो है वो सरल और सहज वाक्यों वाली शैली में बहुत अच्छा लिखते थे और उनका सुनीता उपन्यास जो है वो लेखिका को बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया और उसको उन्होंने बार बार पढ़ा। वो लेख कहती हैं जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें भी की, और जितना उस उम्र में लेखिका सीख सकती थी उन्होंने उतना उस उम्र में सीखा भी। इसके बाद कहती हैं कि लेखिका जो है शीला अग्रवाल ने सिर्फ उसका दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि हिंदी राजनीति के प्रति जागरूक करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए लेखिका एक पंक्ति कहती हैं कि जिस तरह से मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। तो इसमें लेखिका कहती है कि एक बवंडर यानी एक तूफान तो घर में मचा हुआ था। कौन सा तूफान? कि पिताजी चाहते थे कि लेखिका घर में रहे, देश में क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है, इसके बारे में जाने समझे जरूर, लेकिन घर तक। लेकिन अब घर की या पिताजी की दी हुई आजादी की सीमा में रहना उन्हें अब मंजूर नहीं था, इसीलिए वो बाहर जाने लगी। हाथ उठा उठा कर नारे लगाना, हड़तालें करवाना, लड़कों के साथ शहर में जुलूस निकालना, अपनी चाहे पिताजी कितने अपनी तमाम आधुनिक सोच के बावजूद भी उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं होता था कि उनकी लड़की जो है वो लड़कों के साथ सड़कों पर जुलूस निकाले या नारेबाजी इस तरह से करे। और इस तरह उनका और उनके पिताजी का हमेशा टकराव रहता था। लेखिका कहती है कि ये टकराव जो शुरू हुआ वो जब उन्होंने राजेंद्र यादव से शादी की तब तक भी चलता रहा। मतलब कि उनकी और उनके पिताजी की सोच जो है वो आपस में मिलती नहीं थी। इसके बाद जो मुख्य 2 घटनाएं हम पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से लेखिका ने इसमें वर्णन किया है। पहली है उनके कॉलेज से फोन आना और उनके पिताजी का व्यवहार। तो जैसे कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया, आजादी आंदोलन में वो जुलूस निकालती थी, ठीक है, और हड़तालें करवाना, नारे लगाना, नुक्कड़ नाटक करना, ये सब जो है वो उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। और इसी तरह से मतलब वो उन 3 लड़कियों के इशारे से पूरा कॉलेज जो है वो खाली हो जाता था। इससे जो है वो वहां की प्रिंसिपल काफी परेशान हो गई थी और इसीलिए वो पत्र लिख कर पिताजी को बुलवाती हैं और कहती हैं कि क्यों न उनके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न करें। उनकी वजह से पूरा कॉलेज की लड़कियां जो हैं वो बाहर आ जाती हैं। इस पर लेखिका के पिता कहते हैं कि ये तो पूरे देश की आवाज है, इसे दबाया नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि इस समय जो देश में माहौल है वो ऐसा ही है कि सभी जो है वो आजादी आंदोलन में लगे हुए हैं। और इस तरह से उनके पिताजी वहां पर गर्व महसूस करते हैं कि उनकी बेटी का कॉलेज में इतना रोब है, इतना प्रभाव है कि उसके कहने से पूरे कॉलेज की लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर
आ जाती हैं। ये घटना पहली है। लेखिका कहती है कि जब उन्होंने ये सब सुना अपनी माँ के मुख से तो उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी माँ से कहती है कि जब पिताजी कॉलेज से आ जाएं और उनका कुछ गुस्सा शांत हो जाए तब वो उन्हें बुलाना, और इसीलिए वो पड़ोस में जाकर बैठ जाती है। लेकिन जब माँ कहती है कि पिताजी तो बहुत खुश हैं, तुम घर चलो, तो उस समय लेखिका कहती है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि पिताजी का व्यवहार कब और कैसे बदल जाता है। दूसरी घटना के बारे में लेखिका बताती हैं कि आजाद हिंद फौज का मामला था और उस समय जो लोग हैं वो हड़तालें कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, नारे लगा रहे थे, प्रभात फेरियां कर रहे थे, और इसी तरह से लेखिका जो है वो भी घर घर जाकर और रोड पर दुकानों को उनको सबको वो बंद करवा रहे थे। और उस समय लेखिका जो है वहां पर खड़े होकर नारे लगा रही थी। उसी समय उनके पिताजी के एक मित्र जो है वो घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि क्या बात, आपकी मत मारी गई है क्या जो आपने लड़कियों को इतनी छूट दे रखी है। माना कि आपने अपनी बच्चियों को आजादी दे रखी है, लेकिन ये सब जो है वो हमारे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। भंडारी जी बाहर जाकर तो देखिए कि कैसे कैसे लड़कों के साथ जो है वो नारे लगाती हुई घूम रही है। मतलब इस तरह से वो तो आग लगाकर चले गए और पिताजी उस आग में सारा दिन जलते रहे। लेखिका कहती है कि जब वो घर आई तो उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचती हैं वहां पर उनके पिताजी के खास दोस्त अंबालाल जी घर आए हुए थे, जो कि डॉक्टर भी थे। उन्होंने मुझे देखते ही मेरा बड़ा ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कहा, क्या भंडारी जी घर में घुसे रहते हो, आप यू मिस्ड समथिंग, मतलब आप कुछ मिस कर रहे हैं, बाहर जाकर देखिए। आज मैंने मन्नू का भाषण जो है वो सुना और सीधा आपको बधाई देने चला आया। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से आपकी बेटी जो है वो भाषण देती है और लोग कितने ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं। तो इस तरह से जब वो बोलते जा रहे थे तो पिताजी के चेहरे पर जो गुस्सा था वो धीरे धीरे जो है वो गर्व में बदलता जा रहा था। तो इसमें लेखिका कहती हैं कि पिताजी का व्यवहार जो है वो निश्चित नहीं था। मतलब किसी ने आके अगर उनकी बुराई की, लेखिका की बुराई की, तो उन्हें गुस्सा आ गया, और ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आकर उसकी तारीफ कर दी तो पिताजी को गर्व होने लगा। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि ये चीज जो है वो सही नहीं है। व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए जो उसे बार बार बदलने न दे। और इसमें आगे जो एक मुख्य बात लेखिका बताती है, विशिष्ट बनने व बनाने की इच्छा। मतलब उनके पिताजी ये तो चाहते थे कि वो भी विशिष्ट बने, मतलब कुछ अलग बने, और उनके बच्चे भी कुछ अलग बने, उनका मान हो, सम्मान हो, लोग उनको जाने समझें, उनके बारे में सोचें। दूसरा, वो अपनी सामाजिक छवि, मतलब लोग क्या कहेंगे, इसके प्रति भी पूरे सजग थे। लेखिका कहती है कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो या जीवन में आप कुछ अलग करोगे तो लोगों की निंदा का आपको सामना करना ही पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। और यही बात जो है वो लेखिका हमें स्पष्ट करती है कि किस तरह से उनके पिताजी जो है वो ये बात सोचते थे कि यश कामना कहूं या यश लिप्सा, मतलब प्रतिष्ठित होने की जो पिताजी की इच्छा थी वो बहुत ही ज्यादा थी। साथ ही साथ सामाजिक छवि, मतलब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसके प्रति भी वो पूरे सचेत रहते थे। इसके बाद लेखिका कहती है कि किस तरह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। मतलब कि शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के आरोप में कॉलेज वालों ने नोटिस दे दिया और उन्हें हटा दिया गया, और इसी तरह से इन 3 लड़कियों का भी कॉलेज में जाना बंद कर दिया। लेखिका कहती हैं कि बाहर रहकर भी इतना हुड़दंग मचाया, मतलब इतनी नारेबाजी, जुलूस वगैरह निकाले कि कॉलेज वालों को अगस्त में कॉलेज जो है वो फिर से खोलने पड़े, और साथ ही साथ इनको दाखिला भी देना पड़ा। लेखिका कहती हैं
कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि थी कि हमें कॉलेज में फिर से दाखिला मिला, लेकिन उससे भी बड़ी शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमें मिली थी वो थी 15 अगस्त 1947, यानी कि हमारे देश की आजादी। और इस आजादी के सामने हमारा कॉलेज में जाना, ये खुशी बिला गई। बिला गई का मतलब क्या? बहुत ज्यादा छोटी पड़ गई। ठीक है, तो लेखिका इसमें हमें क्या बता रही है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि जिसके लिए इतने सालों तक लोगों ने संघर्ष किया, आखिर में वो खुशी हमें मिल गई, हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, आगे बेटा आपको यहां तक समझ में? तो हमने इस पाठ में जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है कि मन्नू भंडारी ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं का इसमें जिक्र किया है। आजादी आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही उसके बारे में उन्होंने बताया। अपने जीवन की 2 मुख्य घटनाओं के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। साथ ही साथ अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में भी उन्होंने इसमें बताया है। और विशिष्ट बनना, कुछ अलग करना है तो उसमें आपको समाज की निंदा का सामना भी करना पड़ेगा। ये चीज जो है वो भी लेखिका ने हमें इसमें स्पष्ट की है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।